नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमको है देश की पड़ी। और आज अड़ी में मुद्दा है 2024 में कौन जीतेगा, मोदी या विपक्ष का महागठबंधन। इस सवाल की सबसे बड़ी वजह है बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा। इसमें 26 दल और करीब 28 बड़े चेहरे हिस्सा ले रहे हैं। कल यानी 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की भी बैठक होनी है। इसमें 38 दल शिरकत करने वाले हैं। दोनों ही खेमे अपने अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटे हैं, नए सहयोगी तलाशने और उन्हें अपने कैंप में शामिल करने की कवायद तेज है। क्षेत्रीय पार्टियों से कांग्रेस का गठजोड़ समझ में आता है, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 2 चुनावों में अकेले बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी एनडीए में नई जान फूंकने की कोशिश क्यों कर रही है। इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ने वाला है, उनसे बात करें, लेकिन उससे पहले आज की हमारी ये रील देखिए। दलों के गठबंधन में कोई दम नहीं। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही आने वाली कि उनके पास मोदी है। बीजेपी भोकलाई हुई है। आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही। 24 के चुनावी चूल्हे पर जो ख्याली खिचड़ी है वो खानदानी खुर्चियों से ज़्यादा कुछ और साबित नहीं होगी। एक ही काफी हो बोले तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे। कांग्रेस का तो इतिहास है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। तो देखिए, पटना में 23 जून को मीटिंग हुई थी और अब 24 दिन बाद बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग से पहले विपक्षी पार्टियों की रणनीति सामने आ चुकी है। बीजेपी विरोधी पार्टियों के मुताबिक उनके लिए नेता नहीं बल्कि मुद्दा अहम साथ है। साथ ही 2024 चुनाव के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, पार्टियों में समन्वय के लिए समिति, सीट बंटवारे के लिए ग्रुप और मुद्दे तय करने के लिए कमेटी बनाने की बात फाइनल हो चुकी है। इसके साथ ही यह भी करीब करीब तय हो चुका है कि इस गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस ही करेगी। गठबंधन का नाम यूपीए या फिर कुछ और भी हो सकता है। इसके संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार, जी हां, ये नीतीश कुमार, इनके नाम पर सहमति बन चुकी है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं मोदी विरोध की रणनीति एक्सक्लूसिव। ये देखिए, इसमें हम तमाम चीजें दिखा रहे हैं। संयोजक के लिए नीतीश कांग्रेस पर सहमत है। इसके अलावा वहां पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे होगा, नेता का नाम तय नहीं। ये सब इन सब मोदी विरोध की रणनीति पर मोहर लग सकती है। पीसीआर चेंज कीजिए, इसको जल्दी जल्दी दिखाइए। वो हम रणनीति एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। वो रणनीति कौन सी है। देखिए, नेता नहीं मुद्दा, ये सबसे बड़ी रणनीति यहां पर। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इस पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा समन्वय के लिए कमेटी बनाई जाएगी जो इन सभी पार्टियों में कोऑर्डिनेशन करेगी। सीट बंटवारे के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा। ये रणनीति मोदी विरोध की कल, जिस पर एक्सक्लूसिव जो हमें जानकारी है, जिस पर मोहर लगेगी। मुद्दा तय करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी कि कैसे तमाम पार्टियों के मुद्दों को एक मंच पर लाया जाए। ये तमाम मुद्दे कल जो मोदी विरोध के हैं, जो तमाम रणनीति है, इस पर मुहर लगेगी। यूपीए या कोई और नाम, इस पर भी कल मुहर लगेगी। ये बेंगलुरु चैप्टर का जो विरोधी विपक्षी दलों का जो पूरा मोर्चा है, वो उसकी रणनीति हम दिखा रहे हैं। संयोजक के लिए नीतीश पर कांग्रेस सहमत हो सकती है। लेकिन जल्दी से आपको दिखाते हैं कि बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग से पहले बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई महासचिव डी राजा, आरएलडी के जयंत चौधरी, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, मुस्लिम लीग के नेता केएम कादर मोहिदीन, केरल कांग्रेस के जोस के मणि, एमडीएम के नेता वाइको समेत 26 पार्टियों के 28 नेताओं की तस्वीरें शामिल हैं, जो हमने अभी आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि इन पार्टियों की लोकसभा में ताकत कितनी है। ये जो पार्टियां मिल रही हैं, इनकी कितनी लोकसभा में ताकत है। पहले 15 थी, अब 26 हो गई हैं। जाहिर सी बात है, ताकत भी बड़ी होगी। ये आपके सामने ताकत आ गई। ये देखिए आप, यहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा 49, उसके बाद टीएमसी के पास 23, समाजवादी पार्टी के पास 3, डीएमके के पास 24, जेडीयू के पास 16, शिवसेना उद्धव गुट अगर बात करें तो उनके पास 6, एनसीपी शरद गुट तो उनके पास 5 सांसद, एसपी के पास मैंने बताया 3,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3, सीपीएम के पास 3, सीपीआई के पास 2 और आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट यहां पर है। लेकिन इस पर क्या यह ताकत उनको मोदी से जीत दिला पाएगी, इसी पर तो बात करनी है। 2024 में मोदी या महागठबंधन, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी से अजय आलोक हैं, चरण सिंह सापरा हैं मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी से, नीरजा जी को आप देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, और अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन क्योंकि विपक्षी पार्टियों की बात हो रही है और विपक्षी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन चरण सिंह सापरा आप इस पैनल में कर रहे हैं, आपसे ही सवाल सबसे पहले लेता हूं। अभी जब हम आप बात कर रहे हैं, मात्र मुश्किल से 10 या 12 मिनट पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए और उन्होंने कहा, उनका बयान है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। इस गठबंधन के पास न नेता है, न नीति है, न नियत है। तो आदरणीय जेपी नड्डा जी ये भी बताएं कि जो 38 पार्टियों की बात कर रहे हैं वो कौन सा कुनबा है और कहां से वो कुनबा जुड़ रहा है, वो भी कल स्पष्ट हो जाएगा, कल उनकी मीटिंग आएगी तो। और दूसरी बात यह है कि इनके कुनबे से शिवसेना या तेलुगु देशम या अकाली दल, ऐसे तमाम सारी छोटी पार्टियां जो है वो इनके कुनबे से छोड़ करके क्यों गई थी। तो ठीक है, आदरणीय नड्डा जी ने अपनी बात, अपना वक्तव्य करना था, उन्होंने कई सारी बातें उसमें की है, ना नीति है ना नियत है इनकी। तो आपकी नीति और नियत क्या सही है? आपकी नीति के दौरान महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, आपकी नीति के दौरान बेरोजगारी जो है वो सर पर चढ़ करके बोल रही है, आपकी नीतियों के आधार पर चीन जो है वो हमारी जमीन पर घुसा है, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाई है। तो ये आपकी नीति और नीतियां है ना, तो ये जनता जानती है सब कुछ, और जनता के सामने सब स्पष्ट होगा। जो 26 पार्टियां, विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही है, ये आपका ये सारा पर्दाफाश करेंगी। जो आपके झूठ और लूट की सरकार है उसका पर्दाफाश ये विपक्षी पार्टियों की एकत्रता करेगी। और इसीलिए आप भी एनडीए का जाप जपने लगे हो, नहीं तो आप कहते थे एक अकेला सब पर भारी। अब क्या निकल गई हेकड़ी सारी? अब हेकड़ी निकली है तब ना आप एनडीए की बात। क्या बोला, एक बार फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? पार्टियों को जोड़ने की बात कर रहे हो। एक अकेला सब पर भारी, अब निकल गई हेकड़ी सारी। चलिए, इसी को लेके आप सवाल लेके जाता हूं मैं अजय आलोक के पास। अजय आलोक, पहले आप अकेले सब पर भारी थे, अब आपकी हेकड़ी निकल गई, आप सबको इकट्ठा कर रहे हैं। वो 26 लाए, आप 38 ले आए। देखिए, अहंकार में डूबी हुई कांग्रेस के बारे में एक ही कहना है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया, है ना। इसी अहंकार के साथ रहिएगा तो अभी 9 ही वर्ष हुए हैं सत्ता से दूर हुए, अभी कम से कम 90 वर्ष सत्ता से दूर और रहना पड़ेगा। त्यागिए अहंकार। हम अकेले 303 थे, तब भी हमने एनडीए रखा और सबको मंत्रिमंडल में शामिल किया। एक कांग्रेस की सरकार बता दीजिए जहां पे कांग्रेस बहुमत में हो और उसने अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में लिया हो। आज तक कभी हुआ नहीं, क्योंकि सत्ता तो एक परिवार तक सीमित रख रहा है ना। आज भी उसी मानसिकता पे चल रहा है। अब आता हूं दूसरी बात, ये विपक्षी दलों की बैठक के बारे में। गौरव जी, 2-3 महीने और बीतने दीजिए, फिर एक गाना बड़ा उपयुक्त बैठेगा। आपने सुना होगा, एक गाना था, बंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। तो अभी दूसरी बैठक है, 3-4 बैठक ऐसी और होने दीजिए। अहंकार छट छट के निकलेगा। और ऐसी बैठक है जिसमें डिनर पे कोई नहीं जा रहा है, कल ब्रेकफास्ट पे कोई नहीं रहेगा, और फिर लंच कोई अटेंड करने पहुंचेगा तो ब्रेकफास्ट वाले भाग जाएंगे। ये ऐसी बैठक है। मुझे इनके बैठक पे कुछ नहीं कहना है। ये हमारी नीतियों की बात कर रहे थे। भैया, नीति हमारी ऐसी है कि हमारी अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पे पहुंच गई। नीति तो हमारी ऐसी है कि हमारे हाईवे 25,500 बने थे 2014 तक, आज 2023 में हमारे हाईवे 58,000 किलोमीटर तक बन गए। नीति तो हमारी ऐसी है कि हमारे पास 8 एम्स होते थे, आज हमारे पास 23 एम्स। इस पर आएंगे, इस पर आएंगे। हमारी पास ऐसी है कि 7 आईआईएम थे, आज करेंगे। अजय आलोक इस पर आएंगे। नहीं, नीति की बात कर रहे हैं। इनकी नीतियां, हमारी नीतियों में अंतर। मुंबई से गए दूसरी बात, फिर भी एनडीए और इसमें एनडीए और सुनिए ना, मुंबई से गए पटना, फिर भी नहीं मिले सजना, हमें राही प्यार के फिल्म का जो गाना आप गुनगुना रहे हैं, मोहब्बत की दुकान, तो नीरजा जी यहां पर राहुल गांधी ने भी खोल लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं नीरजा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इसका आकलन कैसे करती हैं कि एकदम से एनडीए का नैरेटिव सामने आना, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष को है ना कि 38 दल हमारे साथ आ रहे हैं, जो बात कांग्रेस कह रही है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि बीजेपी में अब अकेले दम चुनाव में जाने का या वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है?
देखिए, जैसा कि कहा कि हेकड़ी निकलेगी कि नहीं वो तो समय ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि रिस्क नहीं लेना चाहती भाजपा इस बार कि मेजॉरिटी की तरफ करे। हालांकि उन्होंने अपने सबसे पुराने एलाइज को जाने दिया, एनडीए को रखा, लेकिन चाहे शिवसेना थी, चाहे जनता दल यू थी, चाहे अकाली दल था, सबको जाने दिया, रोका नहीं। अब उन्होंने 19 पार्टियों को, और उससे भी ज्यादा पार्टियों की बात हो रही है, छोटी पार्टियों को भी साथ लाने का एफर्ट है। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको आभास हो रहा है कि कहीं गड़बड़ा ना जाए चीजें, तो पार्टी साथ में रहेंगी एनडीए के तो बेहतर रहेगा। अपने से मेजॉरिटी आ जाए बहुत अच्छा, नहीं आए तो ये पार्टी से रहेंगी। इसका मतलब ये भी निकलता है कि भाजपा का नेतृत्व ऑपोजिशन की यूनिटी मूव्स को सीरियसली ले रहा है। ओके, आपने बड़ी लाइन यहाँ पर खींची है और मैं इस पर भी आगे बात करूंगा, चरण सिंह सापरा से इस पर भी बात करूंगा। लेकिन अकुल श्रीवास्तव, क्या वाकई जो बात यहाँ पर नीरजा जी कह रही हैं, अभी तक देखिए यूपीए विपक्षी गठबंधन इसकी बात हो रही थी, लेकिन बहुत तेजी से एनडीए भी अब लाइमलाइट में आ गया है। तो ये जो बीजेपी छोटे छोटे दलों को एक साथ ला रही है, एनडीए में तमाम नंबर पार्टियों का बढ़ गया है, ये एनडीए मजबूत करने के लिए हो रहा है या उसको और बड़ा करें तो विपक्ष को कमजोर करने के लिए हो रहा है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। इस समय एक लड़ाई जमीन पे लड़ी जा रही है, एक लड़ाई की रणनीति तय हो रही है, एक लड़ाई सोची समझी रणनीति के तहत हो रही है, दूसरी तरफ परसेप्शन की लड़ाई हो रही है। परसेप्शन की लड़ाई जब ये माना गया था कि विपक्ष में बहुत कम लोग हैं और उन्होंने नंबर 26 कर लिया और इस दिशा में ज़्यादा काम पिछले 10, 12, 15 दिन से चल रहा था, तो छोटे उन्होंने ले लिए, तो 26 हो गए। अब उन्होंने कहा एनडीए उनके भी वो लगी, तो एनडीए ने मतलब उससे ज़्यादा आगे बढ़ कर के काम किया और कहा नहीं हमारे साथ तो और ज़्यादा बढ़े हैं, जो हमारा सबसे पुराना रिकॉर्ड रहा है उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ गए हैं। और अब जो गिनती 38 तक की हो गई है, तो उसमें राजभर दोनों किस्म के राजभर हैं, उसमें कुशवाहा दोनों किस्म के कुशवाहा हैं। तो ये एक बड़ा रोचक है। लेकिन इससे ये ज़रूर लगता है कि वहाँ लड़ाई में उन्हें अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा, अपना त्याग करना पड़ेगा तो करेंगे। लेकिन इनको इस 38 दलों में, मुझे तो ये भी कभी कभी लगता है कि क्या इन 38 दलों में सीटें 38 को मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, ये भी एक सवाल है। ये उसी तरीके से है जैसे 26 को नहीं, तो फिर एक काम करते हैं ना कुछ, एक काम करते हैं, जब विपक्षी पार्टियां इतनी एक्टिव हैं, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तब तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। तो हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी की बिसात पर भी एक नजर डाल लेते हैं। विपक्ष के 26 दलों के जवाब में एनडीए का कुनबा अब 38 दलों का हो गया है। हालांकि अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, उन्होंने कहा कि कल 38 दल इस मीटिंग में शामिल होंगे। आपको दिखाते हैं कि एनडीए की मीटिंग में कल कौन कौन सी पार्टियां शामिल हो रही हैं। जल्दी से आप देखिए आपके सामने, नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, चिराग पासवान का एलजेपीआर गुट, संजय निषाद की निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल पटेल, इसके अलावा जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, रामदास आठवले की आरपीआई, ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी, के पलनीस्वामी की एआईएडीएमके, सुखदेव सिंह ढींसा की एसएडी जो उनकी पार्टी है अपनी ढींसा, और इसके अलावा कॉनरेड संगमा की एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, बीपीपी, जेजेपी, आप देखिए सुदेश महतो की आजसू, ये तमाम वो नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में इनका नाम है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2-4 नाम ही ज्यादातर यहां पर दिखते हैं। इससे पहले कि हम इस पर आगे बढ़ें, आइए जल्दी से दिखाते हैं आपको जेपी नड्डा ने कहा क्या इसको लेकर। कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। और आइए आपको एनडीए की ताकत भी दिखा देते हैं जल्दी से। लोकसभा में एनडीए की मौजूदा ताकत क्या है, किस पार्टी के पास कितने सांसद हैं एनडीए में, जल्दी से ये देख लीजिए। बीजेपी की बात करें तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी है, अकेले अपने दम पर उनके पास यहां पर बहुमत है, 301 मौजूदा स्थिति में देखें तो। इसके बाद शिवसेना शिंदे गुट 13 सांसद, एलजेपी पारस गुट 5 सांसद, एलजेपी चिराग गुट 1 सांसद। एसएडी की बात करें तो यहां पर अगर वो एनडीए में आ रहे हैं तो 2 सांसद उनके पास हैं, अपना दल की बात करें तो 2 सांसद उनके पास हैं, और अन्य की बात करें तो 9। तो ये
350 ये आंकड़ा पार करता है। 359 के आसपास ये पूरा अगर 38 दलों को मिलाएं तो यहां पर जाता है ये आंकड़ा। लेकिन यहां पर क्या विपक्ष एकजुट होने पर अगर जोर दे रहा है ताकि बीजेपी को हराया जा सके, तो बीजेपी भी क्या रणनीति बना रही है, एनडीए की क्या रणनीति है, आइए जल्दी से आपको इसके लिए दिखाते हैं यहां पर क्या काउंटर प्लान है उनका। एनडीए का कुनबा बढ़ाना जो कि साफ दिख रहा है सामने। ज्यादा पार्टियां अब यूपीए की बजाय एनडीए में आ गई हैं। छोटे दलों से क्षेत्रीय क्षत्रपों की काट यह भी सामने दिखता है। तमाम छोटी पार्टियां हिला रहे हैं साथ में। इनका मकसद है इनका वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए, इनका यह साफ मकसद दिखता है। और इसी के साथ ही अकेले 350 सीटें जीतना भी इनका काउंटर प्लान है। लेकिन यहां पर चरण सिंह सापरा, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी तो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। ये जो बीजेपी छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को ला रही है, ये तो लगता है कि आपके ये जो क्षेत्रीय क्षत्रप है इनकी काट इसने इन छोटे दलों में ढूंढ ली है। देखिए गौरव जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो 2024 का खेला है ये 2019 से बहुत अलग होगा। और ये जो विपक्ष की मीटिंग कल होने जा रही है ये तो झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ रहा है, इसलिए एनडीए को रोशन करने के लिए इनको चिराग की जरूरत लग रही है, ढींडसा साहब की जरूरत लग रही है, जनसेना जैसे पार्टियों की जरूरत लग रही है। ये वही लोग हैं जो अहंकार में घूमते थे। और अभी इनके प्रवक्ता अहंकार की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि देश ने इनका अहंकार तो देखा किसान आंदोलन के समय, जो 1 साल तक किसान आंदोलन चला। छोटी पार्टियों पर जवाब दे लेते हैं। सापरा साहब, आपने जो नाम गिना इसी पे जवाब दे लेते हैं। तो अजय आलोक, तो ये अजीत पवार, ये जीतन राम मांझी, ये ओम प्रकाश राजभर, ये ढींडसा साहब, ये चिराग पासवान, ये अब बीजेपी की नैया पार लगाएंगे, ये अब एनडीए की नैया पार लगाएंगे। क्या बीजेपी ने इन्हीं में अपना ये हल ढूंढा है 2024 का? मुझे ये समझ में नहीं आता है गौरव जी। अभी नीरजा जी भी ने कहा, आप खुद आंकड़े दिखा रहे हो। 2014 में 282 अकेले बहुमत की जरूरत बिल्कुल अपने दम पे थी, किसी की जरूरत नहीं थी। 2019 में 303 अपने दम पे, किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन तब भी एनडीए हमने बरकरार रखा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारे नेतृत्व की सोच है कि सबको साथ लेके चलो। साथ में मैंने एग्जाम्पल भी कोट किया कि कांग्रेस की इकलौती बहुमत की सरकार आज़ादी के बाद से अभी तक बता दीजिए जहां कांग्रेस अकेले बहुमत में हो, उसने कभी किसी साझेदार को लिया अपने साथ? नहीं, क्योंकि वो हमेशा एकत्व मानववाद में, अपने ही में विश्वास रखते हैं, एक ही परिवार में विश्वास रखते हैं। अजय जी, आप पॉलिटिक्स करने आए हैं, आप हमारी विचारधारा में हैं। कोई तो रणनीति होगी इन लोगों को साथ में लाने की। चुनाव में जा रहे हैं, कोई तो रणनीति होगी कि इनसे आपको क्या फायदा होगा। समाज सेवा थोड़ी ना कर रहे हैं कि आइए एनडीए में सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, चुनाव लड़ाने की बात नहीं है भाई। हमारी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में से सहमत हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? जिसको आना आइए, लेकिन हमारी विचारधारा में रहिए। और आज लोग तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर आपकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, फिर समाजवादी पार्टी आप ही को छोड़ के गए थे, वो क्या करने गए थे वहां, और फिर लौट आए आपके यहाँ। ये विचारधारा आपकी उनकी 2 साल बाद फिर जग गई। वही तुम्हें तो घर वापसी इसी को कहते हैं। जाके पता चल गया कि कहां गए थे, वापस सबसे सही जगह पे आ गए। ये घर वापसी है, यू टर्न है अपने हितों। और वो खुद कह रहे हैं कि मैं अवसरवादी हूं। वो क्या कह रहे हैं मालूम? उनसे मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि बीजेपी से पंगा कौन ले सकता है, आना ही पड़ेगा बीजेपी के साथ। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। माननीय काशीराम, स्वर्गीय काशीराम जी अक्सर कहते थे कि मैं चाहता हूं कि देश में बार बार मध्यावधि चुनाव, क्योंकि जब मध्यावधि चुनाव होंगे मुझे अपने लोगों को जगाने का मौका मिलेगा, मेरा समाज राजनीतिक रूप से और सशक्त बनेगा और मेरी पार्टी और मजबूत होगी। तो देश में, ये देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग सोच है। लेकिन अगर वो सोच कहीं पे आके सामंजस्य लेती है और हमारे साथ चलने का निर्णय करती है, हमारे नेतृत्व में विश्वास रखती है, तो हमें क्या दिक्कत है? हम लेके चलेंगे। हमारे नेतृत्व में वो क्षमता है। अजय आलोक क्या कह रहे हैं? आप कैसे देखती हैं? बीजेपी तो कह रही है कि सारे चुनाव एक साथ होना चाहिए, हालांकि वो मध्यावधि चुनाव का रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस वाली बात है, कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा में कोई आ जाए तो हमें क्या दिक्कत है? क्या इतनी सीधी है पॉलिटिक्स? किससे पूछ रहे हैं? मेरे से पूछ रहे हैं क्या? आप ही से पूछ रहा हूँ नीरजा मैम। अच्छा, सॉरी। ओके मैम।
देखिए, कहने को तो कह सकते हैं ना, दोनों साइड कह रही है कि हमारी आइडियोलॉजी में फेथ है तो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। पर आज आइडियोलॉजी, हालांकि भाजपा की आइडियोलॉजी के तहत वो चलते हैं, पर आज आइडियोलॉजी महत्व नहीं रखती, आज पावर महत्व रखता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि क्यों ये पार्टियां इधर हैं या उधर हैं। अब इन पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां आ रही हैं दोनों तरफ, उनको टिकटें तो देनी पड़ेंगी। अगर आप 38 पार्टीज हैं तो एक एक टिकट तो देना ही पड़ेगा ना। अब भाजपा को अलग कर दीजिए, बाकियों को कुछ तो देना पड़ेगा। क्या क्या पैसा देना पड़ेगा, टिकटें देनी पड़ेंगी, ईडी से छुटकारा देना पड़ेगा। किस बेसिस पे वो लोग आ रहे हैं, ये तो देखने लायक बात। एक और सवाल है नीरजा मैम, एक और सवाल है, मैं आता हूं आपके पास। अंकुश श्रीवास्तव, चलिए पार्टियां तो मिल जाएंगी, और वो पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ सालों से लड़ रही हैं वो मिल जाएंगी, लेकिन क्या वोटर मिल जाएगा जो एक दूसरे के खून का प्यासा है? वो माफ कर देगा, वो वोटर कनेक्ट हो जाएगा? देखिए, ये इतना आसान नहीं है। कई राज्यों में हमने ये देखा है कि बिहार ऐसे राज्यों में कई बार ऐसा हुआ है कि जेडीयू और अगर आरजेडी का वोट बैंक होता है तो आरजेडी का वोट बैंक जेडीयू को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन आरजेडी को वोट बैंक नहीं मिलता है उस तरीके से, और वो वहाँ जातिगत गणित के हिसाब से चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता रहा, अन्य राज्यों में भी ऐसा होता रहा है, और ख़ासतौर से दक्षिण के राज्यों में ये बहुत परंपरा रही है। लेकिन जब एक बड़ा नेता उसको नेतृत्व देता है, बड़े नेतृत्व के साथ में होते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे कुछ चीज़ें कम होती हैं, कुछ कड़वाहट कम हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए एलजेपी है, तो एलजेपी के पारस भी हों या चाहे चिराग हों, ये दोनों एक खेमे में मान लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पारस के पास कुछ है। पारस से ज़्यादा वोट बैंक आज भी जो दलित वोट बैंक है वो चिराग के साथ में है, और वो बड़े स्तर पर उनके भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। उसी तरीके से राजभर का 4% का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सपोर्ट देगा, और राजभर इसलिए संतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा सीटें, कुछ सीटें मिल जाएंगी, और बीजेपी के पास 4% आ जाएगा। इसमें एक गणित अलग तरीके से काम करती है। वही वाली बात है कि इश्क है तो रिस्क है। मतलब यहां पर पता नहीं किस नेता से इश्क होगा, किससे जुड़ा होगा, नहीं होगा, इसमें भी रिस्क है। लेकिन मैं जरा एक चीज और दिखाना चाहता हूं, फिर चरण सिंह साबरा आपके पास आऊंगा। देखिए, बेंगलुरु में विपक्षी एकता की एक दूसरी नुमाइश है। इससे पहले एक पटना में नुमाइश लगी थी जहां पर विपक्षी एकता पार्ट 1 के प्रायोजक नीतीश कुमार थे, ये नीतीश कुमार, और अब उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की, तमाम राज्यों में जाकर नेताओं से मुलाकात की, तब जाकर 15 पार्टियों के नेता वहां पहुंच पाए। लेकिन अब इसकी कमान खुद सोनिया गांधी ने संभाल ली है। उन्होंने बिना कहीं गए बेंगलुरु की मीटिंग के लिए 26 पार्टियों को मना लिया है। अब सवाल यह है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे कोई मैसेज है? क्या मैसेजिंग है? क्या कांग्रेस ये समझती है कि नीतीश कुमार कहीं इस विपक्षी एकता के अगुवा न बन जाए, इसलिए तड़ाक से उन्होंने कर्नाटक जैसे अपने बड़े राज्य में विपक्षी एकता का अगला जमावड़ा लगाया और तमाम ज्यादा पार्टियों को बुलाकर एक मैसेज देने की कोशिश की? राजनीति के जानकार बताते हैं कि विपक्षी एकता की कवायद के पीछे, पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर भी खेल चल रहा है। कहा गया कि विपक्षी एकता की आड़ में नीतीश कुमार खुद को पीएम पद पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पटना वाली रैली में, पटना वाला जो गठबंधन का जो वहां पर जमावड़ा हुआ था, उसमें लालू प्रसाद यादव की सक्रियता ने कांग्रेस के हक में माहौल बनाया। उन्होंने राहुल को विरोधियों की बारात का दूल्हा बताया, लेकिन सलाह दी कि वो शादी कर ले, मतलब अपने विरोधियों के प्रति नरम रुख अपनाए। शायद उसी का नतीजा था कि आम आदमी पार्टी की सुर में सुर कांग्रेस ने मिलाया और दिल्ली में अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की लड़ाई में उनके साथ आकर खड़ी हो गई। आइए राहुल को लालू जी की वो सलाह सुनवा देते हैं। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था, और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलते कैसे तो हो जाए, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, तो चरण सिंह साबरा, कहा जाता है लालू जो कहते हैं उसके 4 तरह के मायने होते हैं। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या लालू जी की सलाह मानकर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी की से सुलह कर लिया, अध्यादेश पर उनकी शर्त मान ली, लालू जी की सलाह मान ली क्या? नहीं, देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ना सिस्टम है, प्रथा है।
हमारी पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी होती है उसकी मीटिंग होती है पार्लियामेंट सेशन के पहले, और किन किन मुद्दों को हमने लेना है उस पर व्यापक चर्चा होती है। हमने पहले ही कहा था, पटना की मीटिंग के बाद भी हमारे चंद नेताओं ने कहा था कि ये पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद हम तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी का प्रथम कर्तव्य यह है कि संघीय ढांचे की हमको रक्षा करना है। जिस तरह से लोकतंत्र को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एजेंसियों का गैर वापर करके एजेंसियों को अपनी टूल किट का हिस्सा बना दिया, यानी चुनाव जीतने के लिए एजेंसियों को टूल किट का हिस्सा जिस तरह से बीजेपी ने बनाया है, वो तमाम सारी चीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है। और प्रथम रूप से संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने में हमने ये निर्णय लिया है। और दूसरी बात यह है, जिस तरह से आप कह रहे थे कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 26 पार्टियों को कन्विंस किया, और वो इसलिए कन्विंस किया होगा क्योंकि देश के अंदर आज ये हालात है कि अगर आपको महंगाई, बेरोजगारी, अगर आप ये कह रहे हैं किसानों का उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न को अगर रोकना है तो सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। मतलब आप ये मान रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि इस गठबंधन की अगुवा कांग्रेस है और कांग्रेस की अगुवाई में ही सारे गठबंधन आएंगे क्योंकि उनके अलग रिजर्वेशंस हैं। ये आपका देखने का परिप्रेक्ष्य है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मैं देखने का नहीं, आप मना कर दीजिए कि ऐसा नहीं। एक मिनट, तो पूछ रहा हूं भाई, तो मैं उत्तर दे रहा हूं ना। नहीं, मैं मेरा उत्तर तो सुन लीजिए ना, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैं उत्तर दे रहा हूं ना आपकी। बताइए, बिल्कुल उत्तेजित नहीं हो रहा। अगर हमारे 50 मेंबर पार्लियामेंट हैं तो, और अगर कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और आदरणीय श्री राहुल गांधी और खड़गे साहब अगर मिल करके सारे विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं और देश हित में कर रहे हैं, संघीय ढांचे के हित में कर रहे हैं, तो फिर क्या गलत है उसमें? नहीं, कुछ गलत नहीं है, गलत कुछ नहीं है। अब मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं क्योंकि आप सबको इकट्ठा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसका, आपकी बातों का मतलब तो अगर मैं नहीं, तमाम जो लोग हैं उनसे मैं पूछ लूंगा, यही है कि कांग्रेस ही साथ लेकर जाएगी। लेकिन सीताराम येचुरी, सीपीएम के महासचिव, उन्होंने इस मीटिंग से पहले एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने इसी विपक्षी एकता पर और कांग्रेस की अगुवाई वाले इस महागठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीताराम येचुरी ने क्या कहा है, ये सुनाता हूं मैं आपको, फिर आता हूं आपके पास। ममता के साथ लेफ्ट, ममता के साथ येचुरी, ये कैसे बनेगा? ये नहीं बनेगा। बंगाल के अंदर तो वो कांग्रेस, लेफ्ट और सेकुलर पार्टीज की गठबंधन होगी जो भाजपा और टीएमसी को, उनके खिलाफ वो लड़ेगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लेफ्ट के सामने बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सामने लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे, लेकिन केंद्र में साथ बाद में ममता भी आ जाएंगी, आप भी आ जाएंगे। वो देखी जाएगी क्या होगा परिस्थितियां उस समय। वो कह रहे चेहरा हमारे पास मोदी, आपके पास कोई चेहरा तो है ही नहीं, उनके पास करिश्माई चेहरा मोदी का है। वो ये बात का जवाब तो 2004 में हम दे चुके हैं वाजपेयी साहब के साथ। वाजपेयी साहब उस समय उनका मुकाबला कोई था नहीं, ये बात सही है, लेकिन वास्तविकता क्या निकली? 10 साल मनमोहन सिंह साहब बने ना प्रधानमंत्री। तो अजय, आलोक, मैं तो यही चरण सिंह साबरा साहब से पूछना चाह रहा था, आपसे पूछ लेता हूं, ये सीताराम येचुरी साहब की उलटबाजियां ये वोटर को कैसे समझाएंगे? यहां लड़ेंगे वहां मिलेंगे, इतनी केमिस्ट्री, इतना केमिस्ट्री का फॉर्मूला वोटर को समझ में आता है क्या? गौरव जी, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में क्या बोला कि यहाँ पे कोहेशन है, वहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो कॉन्ट्रडिक्शन, अब मैंने बोला ना आपको कि एक आदमी जब कल लंच करने आएगा तो ब्रेकफास्ट वाला भाग जाएगा, तो मैं इन्हीं के बारे में, साहब के बारे में बोल रहा था। ये सुबह चाय पी के भाग जाएंगे क्योंकि ममता दी कल आ नहीं है लंच करने के लिए। तो ये तो चलता रहेगा। देखिए, एजेंडा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पहला एजेंडा क्या है? वंशवाद बचाओ। दूसरा एजेंडा क्या है? भ्रष्टाचार करने के बाद जेल जाने से बचो। तीसरा एजेंडा क्या है? मोदी भगाओ, भाजपा हराओ। यही काम करेंगे तभी बचेंगे, नहीं तो अस्तित्व पे खतरा है। ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं भाई। ये कोई देश बचाओ और ये देश आगे बढ़ाने के लिए इनसे, देश से इनको क्या मतलब है? देश गया तेल लेने, पहले इनको अपने घर का आटा गीला होने से बचाना है। चाहे उसके लिए चीन से फंडिंग लेनी पड़े, पाकिस्तान से फंडिंग लेनी पड़े, जॉस बेजॉस से फंडिंग लेनी पड़े, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना पड़े, सब चीज चलेगा, सब चलेगा। चाहे जाके लंदन में जाके शिकायत करनी पड़े देश की, चाहे अमेरिका में जाके वहां मीडिया से बात करके लोग देश के लोकतंत्र को खतरे में डालना पड़े, सारे हथकंडे चलेंगे। देश वेश नहीं बचाना है। चलिए, नीरजा जी ये कह रहे हैं कि देश बचाने की लड़ाई नहीं है, ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। लेकिन नीरजा जी, वोटर कैसे रैशनलाइज करेगा? वोटर को कैसे कन्विंस करेंगे ये लोग? आपने सुना सीताराम येचुरी क्या कह रहे हैं? सीताराम येचुरी साफ कह गए कि हम टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे।
बिल्कुल वो कॉन्ट्रडिक्शंस है, वो विरोधाभास है ऑपोजिशन की तरफ। और एक और अंतर है, एनडीए में एक स्ट्रॉन्ग लीडर है जो कि लोकप्रिय है, दूसरा एक मेजर बड़ी पार्टी है जो कि पिवट है। इस तरफ ना स्ट्रॉन्ग ना क्लियर लीडर है, ना एक बड़ी पार्टी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है 49 सीट्स के साथ, वो सबसे बड़ी पार्टी है 301 के साथ। तो वो छोटी छोटी पार्टियों को मैनेज करना जरा आसान होता है बनिस्बत बड़ी पार्टियों को, वो सब विरोधाभास है। पर सवाल ये होता है किस हद तक इस बार एंटी इनकम्बेंसी सामने आएगी, किस हद तक जो लोगों में पीड़ा है वो दिखती है, जो कि महंगाई से जूझ रहे हैं लोग आज। अब जहां भी मैं जाती हूँ ना, जो आवाजें पहले सुनने को नहीं मिलती थी आज सुनने को मिलती है। अब किस हद तक वो काम करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कायम है। अच्छा, तो इस ये पर भी मैं आपसे डिसीजन सवाल क्या लूंगा, होगा? प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और अलोकप्रियता को लेकर भी मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन अकू जी पहले मैं एक सवाल आपसे ले लेता हूं। अकू जी, ये ठीक है, यहां पर साफ जो कह रही है कि यहां पर स्ट्रांग लीडर नहीं, नीरजा जी ने कहा कि यहां पर कोई स्ट्रांग लीडर नहीं है इस अपोजिशन के गठबंधन में। अगर स्ट्रांग लीडर नहीं है तो फिर यहां पर कैसे ये वोटर का कन्वर्जेंस कैसे होगा? ये सबसे बड़ा संकट है विपक्ष के सामने, और इस संकट से निपटना आसान नहीं है। और इसकी कोशिश तो इनको ये करनी चाहिए, या करने की प्लानिंग होगी कि धीरे धीरे करके किसी एक नेता पर कंसंट्रेट करेंगे, और वो कंसंट्रेशन जो है कांग्रेस के नेता पर ही होगा, और सीधा कहा जाए तो वो राहुल गांधी पर ही हो जाएगा। सोनिया गांधी ने इस समय जो जिसको कह सकते हैं रणनीतिक चाल चली है वो ये है, क्योंकि बिहार में या नीतीश कुमार जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, नीतीश की सीमा 15 दलों तक हो गई, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन 26 तक लाना का काम जो है वो सोनिया गांधी के चेहरे की वजह से हुआ है, तो वो नीतीश कुमार को थोड़ा कम होगा। लालू यादव ने ये प्रक्रिया पहले से शुरू कर दी है बिहार में, और एक वो सुपर सीएम के तहत अपने आप को स्थापित करने लग गए। तो ये जो गड़बड़ है इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा कि हर जगह अलग अलग नेता तैयार हो रहा है। अब वो कैसे, और ये बहुत जल्दबाजी है कहना, लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज़ें पकेंगी तो एक अलग रूप लेंगी। एनडीए का एक अलग रूप होगा, क्योंकि वहाँ मोदी नाम के शख्स हैं जिनके आगे पीछे सब चीज़ें हैं, और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा वोट बैंक है जो नहीं, मैं तो एक सवाल और पूछ रहा हूं। मैं सीताराम येचुरी के बयान का रेफरेंस लेके जा रहा हूं, मैं ममता बनर्जी के बयान का रेफरेंस लेके जा रहा हूं, मैं एमके स्टालिन के बयान का रेफरेंस लेके जा रहा हूं। अकू जी कह रहा हूं, सापरा जी, आप देखिए, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, चलिए वो तो विपक्षी हैं, लेकिन ये गठबंधन की पार्टियां भी तो अपने अपने राज्यों में कह रही हैं कांग्रेस मुक्त भारत। कैसे बचाएंगे आप अपने पार्टी को? टीएमसी कह रही है कि भाई हमको लड़ने दो हमारे स्टेट में, एमके स्टालिन कह रहे हैं हमको लड़ने दो हमारे स्टेट में, आम आदमी पार्टी कहेगी पंजाब में हमको लड़ने दो, तो फिर कैसे करेंगे आप? देखिए, आपको बता दूं कि समय से सारी चीज़ें जो है वो संभलेंगी, और मेन चीज़ होगी कि ये चुनाव जो होगा 2024 का वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। आज देश के अंदर मुद्दे जो है उसको प्राथमिकता दी जा रही है, जनता की समस्या को विपक्ष प्राथमिकता दे रहा है। और यही जो नीरजा जी ने अभी कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, यही मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। उसमें अहंकार भी नजर आ रहा है, उसमें इनकी नीति और नियत में भी खोट नजर आ रहा है, और तमाम सारी चीजें हैं। तो इसी को विपक्ष लेकर के मोदी वर्सेस मुद्दा ये चुनाव होगा। और 2004 आपने देखा है, उस समय भी विपक्ष के पास में चेहरा नहीं था, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम 140 सीटें जीत करके आए थे, हमने सत्ता बनाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना गया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल अच्छे तरीके से यूपीए की मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीजें संभालनी पड़ेंगी। अभी आपने कहा कि संभलेंगे, मतलब चीजें भी संभालनी पड़ेंगी। मैं आपसे मैं अच्छा ठीक है, सापरा साहब आता हूं। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का नैरेटिव है ना, ये बहुत बड़ा हो गया है, और ये विपक्ष की तरफ से भी है और पक्ष की तरफ से भी है, यानी आपकी पार्टियों की तरफ से भी है, आपके साथ जो है। मैं आता हूं, इस पर बात करेंगे, इस पर और विचार करेंगे, लेकिन जरा मैं एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, आप सभी को दिखाना चाहता हूं। 2024-2004 का आप यहां पर दे रहे हैं हवाला। मैं आपको 2024 में एनडीए बनाम जो कांग्रेस की जो अगुवाई वाले गठबंधन की लड़ाई तय हो चुकी है, उसमें 2019 के नतीजे क्या कुछ कहते हैं, उनसे क्या हम सीख सकते हैं, ये भी देखते हैं। आपको बड़े राज्यों में एनडीए और यूपीए की सीटें और वोट शेयर दिखाते हैं। आइए जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूपी, 80 सीटों वाला राज्य, जहां पर बीजेपी पिछले 2 इलेक्शन से लगातार
काफी अच्छी कामयाबी हासिल कर रही है। बीजेपी की बात करें तो 62 यहां पर उसके पास सीटें, करीब 50% वोट लेकर आई वो अकेले। बीएसपी दूसरे नंबर पर 10 सीटें, एसपी की बात करें तो 5 सीटें, अपना दल की बात करें तो 2 सीटें और कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट केवल, और वोट परसेंटेज भी सिंगल डिजिट में। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला स्टेट लाइए यहां पर पीसीआर, महाराष्ट्र में देखिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 23 सीटें जीतकर आई, वोट परसेंटेज 28 के आसपास, शिवसेना 18, जिसमें से ज्यादातर अब उसी के पाले में आ गए हैं, 23% के आसपास वोट, कांग्रेस केवल 1 सीट 16% वोट के बावजूद, एनसीपी 4 सीटें 15% के वोट के आसपास, एआईएमआईएम 1 सीट 1% वोट लगभग, और निर्दलीय की बात करें तो 3-4% के बीच ये भी रहे, 1 सीट इनके पास रही। पश्चिम बंगाल की बात करें जहां पर बहुत ज्यादा ऑलरेडी मुश्किल है इस गठबंधन के लिए, बीजेपी 18 सीटें, करीब 41% वोट उसके पास था। टीएमसी की बात करें 22 सीटें सबसे ज्यादा, लेकिन वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा अंतर नहीं, 3 से 4% का अंतर बीजेपी से, 44 के आसपास। कांग्रेस केवल 2 सीटें और सिंगल डिजिट में वोट परसेंटेज उसके पास यहां भी। आगे दिखाते हैं आपको, ये देखिए बिहार की बात करें, यहां भी कांग्रेस का प्रदर्शन आप देखिए, 1 सीट है और 7-8% के आसपास वोट है, बीजेपी के पास यहां 17% वोट है, सबसे बड़ी पार्टी 24% वोट, 17 सीटें 24% वोट, जेडीयू 16 सीटें 22% वोट, एलजेपी 6 जो अब बढ़कर 5 और 1 हो गए हैं, और इनके पास भी 8% के पास वोट। तो यहां पर चरण सिंह सापरा, सवाल तो यही है ना, आपके पास बिहार जैसे स्टेट में एलजेपी से भी कम वोट परसेंटेज है, आप बंगाल देख लीजिए वहां आप सिंगल डिजिट में आ रहे हैं, आप यूपी देख लीजिए वहां पर आप कुछ भी नहीं पा रहे हैं, तो क्यों दूसरी पार्टियां आपको इस स्टेट में आपके लिए मंच तैयार करके देंगी, लो हमारा वोट परसेंटेज तुम ले जाओ। यही तो कांग्रेस मुक्त भारत का वो नैरेटिव है जो आपके गठबंधन की पार्टियां भी चाह रही हैं, मैं ये कह रहा हूं। देखिए, पुराने आंकड़ों से बात करने में बड़ी सरलता नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, इनको कहिए महाराष्ट्र के अंदर इनकी सरकार जो है वो महानगर पालिका, 20 महानगर पालिका और 15 नगर परिषद के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि यहां पर महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र के अंदर है वो बहुत मजबूत हो चुकी है। अब आप केमिस्ट्री की बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि आप उसी महाविकास आघाड़ी का हवाला दे रहे हैं ना चरण सिंह सापरा, जहां से अजित पवार अपने पूरी पार्टी तोड़कर बीजेपी में ले आए। नहीं, मैं उसी महाविकास आघाड़ी का हवाला दे रहे हैं जहां से, और वो भी नहीं, सापरा साहब वो भी उसी उस गठबंधन की मीटिंग के बाद जो आपकी पटना में होती उसके बाद मुझे टोकते हो। आपकी दिक्कत यह है कि आप हमेशा टोकते हो, मेरी बात पूरी सुनो। आप केमिस्ट्री की बात करते हो गौरव जी, सुनने का समय की कमी है सापरा साहब, थोड़ी सी जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। आपने केमिस्ट्री की आपने नहीं वो समय तो फिर मत बुलाया करो ना, मत बुलाओ। अरे तो आपको 1 घंटे से मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना सापरा साहब। आपने केमिस्ट्री सुनिए, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। केमिस्ट्री की बात आपने करी ना, तो यहां पर अगर जनता को अजीत पवार की और शरद पवार की और अजीत पवार की और बीजेपी की केमिस्ट्री समझ में आती है, अगर एकनाथ शिंदे की और बीजेपी की केमिस्ट्री समझ में आती है, तो जनता को सारी केमिस्ट्री समझ अच्छा मुझे बताइए इस बात की केमिस्ट्री समझ में आती है नहीं तो कर रहा है चुनाव। ठीक है, महानगर पालिका के बहुत शुक्रिया अजय आलोक समय कम है। अजय आलोक देखिए 23 जून को मीटिंग हुई, 27 जून को एक प्रफुल्ल पटेल आ गए यहां पर। अब मैं आपसे आप ही से पूछ लेता हूं, क्या और कोई प्रफुल्ल पटेल तो आप लोग नहीं लेने जा रहे हैं अब इस मीटिंग के बाद, बेंगलुरु में जो मीटिंग होगी? देखिए, राजनीति वो बहुत गतिशील होती है गौरव जी। राजनीति में कौन क्या करेगा नहीं करेगा कोई किसी की गारंटी नहीं कर सकता है। कल क्या होगा कुछ नहीं हो सकता। आज हम लोग इस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, कल मान लीजिए मीटिंग में सर फुटबॉल हो गया तो उस पर डिबेट करने लगेंगे। तो राजनीति बहुत गतिशील है, तो किसी भी चीज़ को जो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हो उस पर भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। अब जहां तक रहा परसेप्शन, तो परसेप्शन जा चुका है कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं और ये विपक्षी गठबंधन किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये परसेप्शन देश में गया है, गांव-गांव में गया है। आप अपनी टीम भेज के पता कर लीजिए, ये कांग्रेसियों को ही पता है कि परसेप्शन क्या गया हुआ है।